हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है और न्यूटन ने कैसे उस थ्योरी को इलेबोरेट करके हमारे सामने रखा, ठीक है, और कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन के बाद जी की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लो। इतना डिटेल में आपने ग्रेविटेशन को बेसिक से नहीं पढ़ा होगा, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपीटल फोर्स को समझने से पहले थोड़ा हम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन आप जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है सर्कुलर ट्रैक में तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी होती है वो आपको पता ही है क्या होता है, 2πr/t फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में थोड़ा बेसिक से बात करते हैं। सर्कुलर मोशन, ये बच्चों आपने दो टाइप का पढ़ा होगा, हल्का सा एक पढ़ा होगा, हल्का मतलब हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट वाला, एक पढ़ा होगा स्पिन मोशन, दूसरा पढ़ा होगा ऑर्बिटल मोशन। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन का और रोटेशन का मतलब एक ही है, ठीक है। रोटेशन कह दो या क्या कह दो, स्पिन कह दो। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी इंटरनल एक्सिस के अलोंग, इंटरनल एक्सिस के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, ठीक, मतलब अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट के अलोंग मूव करता है, ठीक। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, स्पिन मोशन हो गया। और सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो वो क्या करती है, ऑर्बिटल मोशन भी करती है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है। अब दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ अर्थ मून को अपनी तरफ खींचेगी उसी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। इतनी बात भेजे में घुसी, यही तो कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया या नहीं आया, इतना क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा बात करते हैं और अच्छे से, मतलब अर्थ अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस मून को खींचेगी और ये मून अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहां पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्ट होता है, आपको पता है, ठीक। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो लग रहा है लेकिन दोनों का एसिलेशन अलग अलग हुआ क्योंकि मास अलग अलग है। अर्थ का मास अलग है, मून का मास अलग है, ठीक है। ये मैंने सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में ये चीज कवर की है, वो चीज आप सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक, यहां पे क्या पता चला हमको ये पता चला कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यही तो लगाता है, ठीक। तो मून जो है ये क्या पजेस करता है, ऑर्बिटल मोशन। लिखो, एक लाइन लिखो, वी ऑल नो दैट moon revolves around the earth. We all know that moon revolves around the earth in circular orbit. ठीक, मतलब जो मून क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक, क्लियर हो गया। ऑर्बिटल मोशन कह रहे हैं, ठीक, लेकिन इस मून का भी एक सेंटीपीटल फोर्स होगा और वो सेंटीपीटल फोर्स क्या पजेस करेगा, सर्कुलर मोशन ऑफ द मून। अभी बात करेंगे ये सेंटीपीटल फोर्स लग कैसे रहा है, ठीक है। ये सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराता है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया।
अभी थोड़ा बात करेंगे डिटेल में, इतना नोट करो पहले फटाक से। रब कर दें, ठीक है। ये बना दें तो ये वाला रब कर दें। अब सबसे बड़ी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन पजेस कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लगातार सर्कुलर मोशन में है, मींस वहां पे सेंटीपीटल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और सेंटीपीटल फोर्स हमेशा टुवर्ड इट इंटरनल एक्सिस एक्ट करता है। मींस टू परफॉर्म, एक लाइन लिखो यहां पे, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, to perform circular motion, the force must be perpendicular to its velocity। अगर मैं ये पूछूं, जैसे मान लो ये मून मान लो, ठीक है, ये मून है, अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालूं तो क्या करूंगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट पे क्या बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी इन सर्कुलर ट्रैक इज along the tangent drawn in theta direction, थीटा कैप डायरेक्शन। मतलब जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन लिखो इन सर्कुलर ट्रैक, इन सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। लेकिन हर बार क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ईच पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो गया, इतना नोट करो फटाक से, या स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया, रब करें। चलो बात करते हैं आगे, ठीक। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो हमको पता है कि कोई मान लो ये ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है। अगर मैं इस पे जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करूं, मैं फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब जो वेलोसिटी है इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है, या फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। आई बात समझ में? मतलब ऑब्जेक्ट पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे दे रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स दे रहा हूं उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। मींस फोर्स इज एक्टिंग along in the direction of वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, वन डायमेंशनल मोशन करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, इतनी बात समझ में आएगी कि सेंटीपीटल फोर्स की आखिर हमको जरूरत पड़ी क्यों, ठीक। तो सेंटीपीटल फोर्स की अब बात करते हैं। आखिर सेंटीपीटल फोर्स कोई भी बॉडी पे लगता कैसे, ठीक है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है, देखते हैं। मान लो एक ये टेनिस बॉल है, ठीक है,
ये क्या है, एक टेनिस बॉल है, और ये टेनिस बॉल अभी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ध्यान से सुनना, अब मैं सडनली इसी टेनिस बॉल पे मैं एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या दे रहा हूं, परपेंडिकुलर फोर्स दे रहा हूं। जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं इस बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स दूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, देखो मान लो ऐसे जा रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट किया जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगेन जो नई डायरेक्शन आई, वहां पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कराएंगे। ठीक, फिर से, तो ये प्रोसेस हम लगातार क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। तो रिपीट करने पे क्या देखोगे, हल्का सा ये जो मोशन है सिमिलर टू सर्कुलर मोशन है। अब कंडीशन सुनो, देखो जो फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, जो बॉल पे हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो टाइम बहुत कम रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो नियरली कैसा होगा, सर्कुलर मोशन में रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मींस फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, अगर वो नियरली स्मॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्योरली कैसा होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। आई बात समझ में। अब कंडीशन सुनो, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा डायरेक्शन में, ठीक है, मींस जितना परपेंडिकुलर फोर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करेगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ही कम उसकी रेडियस होगी। क्लियर हुआ। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो फटाक से, लाइन लिखो, मोर विल बी द सेंटीपिटल फोर्स, नोट डाल के लिखो, मोर विल बी द सेंटीपिटल फोर्स more will be the deflection, more will be the deflection and lesser will be its radius। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक बात और गांठ बांध लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, उस पे हमेशा एक इनवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा। लिखो, गर्मी यार, फॉर एनी सर्कुलर मोशन the inward perpendicular force must be acting on the object। ठीक, मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड लगता है। सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्ट करता है रेडियली इनवर्ड। ठीक, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, फेक फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है, वो रेडियली आउटवर्ड करता है। अभी बताएंगे, आगे बात करेंगे। लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक्ट रेडियली आउटवर्ड। नोट करो फटाफट यहां तक। नोट करो, हो गया नोट इतना। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है कि जितनी कम रेडियस होगी, ठीक है, जितनी कम रेडियस होगी उतना ही ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो कि एक टेनिस बॉल ली हमने और उसको स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक है, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो उस स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से
ठीक है, जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ है उसकी वजह से सेंटीपिटल फोर्स उस बॉल पे एक्ट करेगा, और वो जो टेनिस बॉल है वो लगातार किस में रहेगी, सर्कुलर मोशन में रहेगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है, रब कर दें इतना, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत आपको सेंटीपिटल फोर्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, बॉडी पे एक्ट कैसे करता है, या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में कब आती है, ठीक है, उस बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कराओ, और हर डायरेक्शन में जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स अप्लाइड करेंगे उसकी वजह से जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। आई बात समझ में, इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन में क्या करता है, आ सकता है, अगर जो बॉडी पे फोर्स लगे वो परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी हो, ठीक, और हर पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या करे, एक्ट करे। समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, और एग्जांपल समझ लो। अच्छा, आपने वो वाले झूले देखे हैं ना जो ऐसे वाले होते हैं, अपनी एक्सेस, इधर एक जगह होती है बैठने के लिए, इधर होती है। अब मान लो एक बंदा इधर बैठा है और एक बंदा इधर बैठा है, और ये क्या है, इसकी फिक्स एक्सेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है अपनी एक्सेस पे। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ब्लॉक कंसीडर किया है, ठीक है, या बंदा कंसीडर किया है, तो इस सरफेस के साथ, क्योंकि ये सरफेस लगातार कैसा है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, इस वजह से ये जो बंदा इस पे बैठा है ये कांटेक्ट में है, तो मींस यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक, क्लियर हो गया। मान लो कोई रोटेटिंग डिस्क है, अपनी एक्सेस पे घूम रही है, उसके ऊपर आपने एक पीस ऑफ पेपर रख दिया, या मान लो हल्का सा एक चॉकलेट रख दी, मान लो छोटी सी, ठीक है, तो वो चॉकलेट लगातार उस सर्कुलर मोशन को पजेस करेगी, क्योंकि जो सरफेस है, जो डिस्क है, उसके साथ वो चॉकलेट कैसी है, कांटेक्ट में, तो वहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मींस फ्रिक्शन नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स पजेस कर रहा है। ध्यान से सुनो, जो फ्रिक्शन है वो क्या पजेस कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। अब थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, देखो कोई भी बॉडी पे, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, एक्सटर्नल सोर्स कह दो या फोर्स कह दो, ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स डेवलप होता है वो 3 मेजर कारण की वजह से होता है। पहला है ग्रेविटेशन, ठीक है, दूसरा है फ्रिक्शन, और तीसरा है टेंशन, ठीक है। इन 3 एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कोई भी बॉडी सेंटीपिटल फोर्स को क्या करती है, पजेस करती है। क्या पजेस करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में, कोई तकलीफ यहां तक, ठीक है। अभी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, अब थोड़ा समझ लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक, तो इसको रब कर दें, ठीक। अब बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन अभी मैंने बता दी, कोई भी बॉडी पे जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। अब हम इसको इमेजिन करते हैं, कंसीडर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे एनालाइज करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक कंसीडरेशन करो, सपोज करो कि तुमने एक बीकर लिया है, ठीक है, एक बीकर लिया है और उसमें पानी भर दिया, ऐसा एक बीकर लिया है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, और इस बीकर को मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार घुमा रहा हूँ, स्पिन करा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात, तुम देखते हो ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो बीकर का जो वाटर लेवल है वो राइज अप करता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। या आपने टेनिस बॉल ली, उसको ऐसे देखो, टेनिस बॉल ली और उसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है, और उसको आप ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, या ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे। तो जब स्ट्रिंग को ऐसे देखो, यहाँ पे ये मान लो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक बॉल लटकी है और यहाँ ये क्या है, स्ट्रिंग है, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ बॉल को। तो आप देखते हो जितना ज़्यादा मैं रोटेशन बढ़ा रहा हूँ उतना ही ये दूर जा रहा है और उतना ही ये ऊपर उठता है। आपने देखा, टेनिस बॉल मान लो, पकड़ लो, कोई भी बॉल ले लो और उसको गोल गोल घुमाओ आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ऊपर की तरफ उठता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है।
अभी बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है। देखो ये एक स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। नॉर्मली इसको कंसीडरेशन में नहीं लाते हैं, लेकिन ये फेक फोर्स होता है जो कोई भी बॉडी पे रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। अब इसको कंसीडर कब करेंगे, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम कंसीडर कब करेंगे। कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखो रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई रोटेटिंग कैबिन है ऐसा, ठीक है, ये लगातार घूम रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आप ऑब्जर्वर और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तभी कंसीडर करेंगे जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह, ठीक है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक। ऑब्जेक्ट भी रोटेट कर रहा हो, ऑब्जर्वर भी साथ में रोटेट कर रहा हो, तो वहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब मान लो ऑब्जर्वर बाहर है और ऑब्जेक्ट अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। आपने देखा है ना, जैसे जो गार्डन होते हैं उसमें जो वही वाला अभी जो झूला था अपनी एक्सिस पे ही घूमता है, ठीक है, और मैं पार्क में बैठ के ऐसे बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। आई बात समझ में, जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह हों, ठीक है, रोटेट कर रहे हो दोनों साथ में, तब वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडरेशन में लाते हैं। इतनी बात भेजे में खुशी, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, इसके एक्सेप्शंस की बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं टेनिस बॉल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। टेनिस बॉल को क्या किया मैंने, ऐसे मान लो ये टेनिस बॉल थी, ठीक है, ये बॉल है और स्ट्रिंग से हमने क्या किया, इसको बांध दिया। जाहिर सी बात है, जैसे ही इस टेनिस बॉल को मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। रोटेट करने से क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पजेस कौन कर रहा है बच्चों, ये स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स। तो मतलब जितना ज़्यादा हम रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रिंग का टेंशन होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। टेंशन ऑफ अ बॉल, ठीक है, या टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग कह दो। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे टेंशन ऑफ बॉल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बॉल की। क्या है, देखो इस बॉल को जैसे मान लो ये रोटेट कर रहे हैं, ऐसे आई, ठीक है, ध्यान सुनना, ऐसे ऐसे मान लो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे भी समझ लो। देखो अगर ये बॉल यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये बॉल, तो इस बॉल पे स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन लगेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, पता है तुम्हें, ठीक है, इस बॉल से दूर जाता हुआ, पहले इतना समझो, ठीक है। तो इसका एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, वेट बराबर mg, ठीक है। इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा, एक्ट करेगा, ठीक। अब जो टेंशन है, टेंशन ऑफ अ बॉल, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये बॉल क्या पजेस कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स पजेस कर रही है, मतलब सर्कुलर मोशन में है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम बॉल की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, मतलब रोटेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, रोटेशन बढ़ाने से क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ेगा, तो इस बॉल के वेट को, मतलब जो बॉल का वेट है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट सेम रखने के लिए, क्योंकि जब इस बॉल को रोटेट करेंगे तो जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे टेंशन स्ट्रिंग का क्या होगा, बढ़ेगा, और उस टेंशन बढ़ने से क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेट
बॉल का तो चेंज नहीं होगा। जब वेट बॉल का चेंज नहीं होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम रखने के लिए जो ये थीटा है ये वाला, ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेट ऑफ द बॉल मस्ट बी बैलेंस्ड बाई a vertical component फिर हिंदी में लिखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको सेम रखने के लिए, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को सेम रखने के लिए यहां पे लिखो क्योंकि वेट बॉल का चेंज नहीं होगा, ऐसे लिखो क्योंकि वेट बॉल का चेंज नहीं होगा, लिखो क्योंकि वेट बॉल का चेंज नहीं होगा जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम रहेगा, जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम रहेगा और थीटा बढ़ जाएगा। ठीक, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा रोटेट करूं, ध्यान से सुनना, देखो जैसे ये है बॉल, अभी ऐसे थी, ऐसे थी, ठीक है, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, ध्यान से सुनो, ऐसे था, रोटेट कर रहा हूं, तो इस बॉल पे ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, ये ऊपर वाला, और ये क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ऐसे बॉल को घुमाओ, ठीक है, स्टिंग से रोटेट करो, ठीक, तो देखोगे जो बॉल है वो ऊपर उठती है या नहीं उठती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट और वेट जो है बॉल का वो तो सेम रहेगा, जिसकी वजह से ये जो थीटा है ये बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई तकलीफ? बात करते हैं आगे। वीडियो थोड़ा बच्चों लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो लंबा नहीं करना चाहते वीडियो ज़्यादा। जो वीकर वाला एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो वीकर में कैसे सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, कल मैं थोड़ा और एलेबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि एक दो वीडियो क्लिप मिल जाए तो उनको यहाँ पे दिखा सकूँ आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।